हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। एनटीएससी स्टेज 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे। सो बेसिकली इसके अंदर भी हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है हम उसको साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहली बात, इसके अंदर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते हैं कि डिजीजेस किससे हो रही है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ बातें लिख देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कॉमन डिजीजेस जो हमारी बुक्स में दे रखी है, वो कॉमन डिजीजेस आपको पता होने चाहिए। उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोले तो वो बैक्टीरिया है कि वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये अपन को पता होना चाहिए कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर्स बोले तो मतलब इन शॉर्ट इट इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। हालांकि वैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉजेटिव डिजीजेस होती है ना, वो कम्युनिकेबल ही होती हैं, तो अपन यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डाले ही नहीं, ये कम्युनिकेबल होती है, ये कम्युनिकेबल होती है। These diseases are communicable। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक पता होना चाहिए डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीजेस जनरली कम्युनिकेबल की कैटेगरी में आती है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में आती है, ये पता होना चाहिए। फिर थर्ड आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीजेस बेसिकली जेनेटिकल डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि जो जो एग्जाम्पल अपन को दे रखे ना उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। ये नहीं कह रही जितनी भी दुनिया में डिजीजेस है उनको अपन ने कैटेगराइज करना, नहीं, जो हमारी बुक्स में डिजीजेस गिवन है वो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कम्युनिकेबल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल है कैंसर, कैंसर डिजीज के बारे में अपनी बुक में जिक्र हो रखा है। सो वी शुड नो कि कैंसर कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल, या इसका कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या इसके कुछ फैक्टर्स हैं, सो थिंग्स लाइक दैट। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए जेनेटिकल है या फिर हमने एक्वायर की, डेवलप की है। ठीक है, एक्वायर्ड या डेवलप्ड, इस तरीके का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में। चलो, तो हम सबसे पहला देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड विद दोज विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट चॉइसेस। हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है और जो भी हमारा सीक्वेंस बैठे उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू सिलेक्ट अ ऑप्शन। सो सी, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, डिजीजेस दे रखी, डिजीजेस के नाम हैं और यहाँ पे क्या दे रखी, कुछ रिलेटेड उनसे बातें दे रखी। तो अपन पढ़ते जाते हैं डिजीजेस के बारे में। पहला डिजीज है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है, देखो स्मॉल पॉक्स को हम मैच करते हैं वायरस से। देखो पहली बात, स्मॉल पॉक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जिसको वायरस कॉज करता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ वायरल डिजीज। फिर ये किसी जमाने में बहुत ज्यादा फैली हुई डिजीज थी, बट अब ये एक ऐसी डिजीज है जो कि इरेडिकेट हो चुकी है। दिस इज इरेडिकेटेड डिजीज, यानी कि अब किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ठीक है, फिर आओ फर्स्ट वैक्सीन जो हमारी डेवलप हुई थी, किसके थ्रू, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। बेसिकली ये भी इसी बीमारी से रिलेटेड थी। ठीक है, दो बीमारियां थी उसमें, वन वॉज काउ पॉक्स एंड अदर वन वॉज स्मॉल पॉक्स। ये डेटा अपन को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन आगे। सो स्मॉल पॉक्स यानी कि ए के लिए अपन ने क्या डाला, 2। चलो अब आते हैं बी पे। बी है कोलेरा। कोलेरा से रिलेटेड ऑप्शन ये तो हो ही चुका है, बैक्टीरिया, ये लो, तो बी का अपना आ गया 1। अब आ जाओ कोलेरा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कोलेरा जो एक बीमारी है, दिस इज बेसिकली अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है ये पानी से फैलती है, गंदे पानी से फैलती है। स्पेशली जब बारिश का टाइम आता है कोलेरा बहुत जगहों पे फैल जाता है। तो बेसिकली कोलेरा उस टाइम पे इसलिए फैलता है क्योंकि ये पानी के थ्रू बैक्टीरिया पास ऑन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट डेटा क्या है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब होता क्या है, जिस भी इंसान ने ये गंदा पानी पिया उसको कोलेरा हो जाता है। कोलेरा में कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होती है, कंटिन्यूस डायरिया होता है, बहुत भयंकर लूज मोशन हो जाते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। ऐसे सिम्टम्स आते हैं कोलेरा में। ठीक है, इसके जो जनरल मेडिकेशन है वो ये होता है कि फ्लूइड रिच डाइट लेनी होती है और ORS यहाँ पर दिया जाता है। तो थिंग्स लाइक दैट टू ट्रीट योर वीकनेस, जो आपको डिहाइड्रेशन हुआ है,
डायरिया हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए डिजीज दी जाती है, मतलब अपन उसको ट्रीट करने के लिए अपना डाइट होता है, ठीक है। चलो, तो अपन को पता चल गया कोलेरा बैक्टीरिया। चलो आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। कोलेरा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया के लिए यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, एक तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एंड फीमेल मस्कीटो। तो अपन को पता है मलेरिया मतलब तो फीमेल मस्कीटो से रिलेटेड ही होगा, सो सी का 4 होगा। अब थोड़ा मलेरिया के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, पहली बात जो मलेरिया है, मलेरिया बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। सो दिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, जिसके नाम से अपन सब परिचित हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम। अपन सबको पता है प्लाज्मोडियम कहाँ पर अपन ने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा है आप सबने प्लाज्मोडियम। किस में पढ़ा है, मल्टीपल फिजन में पढ़ा है। सो प्लाज्मोडियम किससे डिवाइड करता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। तो कितने होस्ट रिक्वायर्ड है, 2 होस्ट रिक्वायर्ड। कौन कौन होते हैं वो 2 होस्ट? होस्ट कौन होते हैं, जो पार्टी देते हैं। बेसिकली अपन ये बोलते हैं ना, आज की पार्टी के होस्ट ये हैं। तो जो पैरासाइट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म उनको खाना प्रोवाइड करता है वो उनके लिए होस्ट हो जाता है। तो जो डिपेंडेंट है वो तो पैरासाइट, जिस पे डिपेंडेंट है वो होस्ट हो जाता है। तो इसके 2 होस्ट हैं। एक तो होता है मस्कीटो, मस्कीटो में भी फीमेल मस्कीटो, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज इसका पहला होस्ट है, और हम हैं एक और होस्ट जो कि ह्यूमन है। अपन तो ह्यूमन है, ठीक है। तो इसके 2 होस्ट हैं। इन दोनों के बिना ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। अब कमाल की बात ये होती है, जब ये मस्कीटो में रहता है, जब ये मच्छर के अंदर रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं करता। बट जब ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर घुस जाता है तो हमें बीमारी कर देता है मलेरिया। समझ आ गई? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं, मलेरिया फीमेल मस्कीटो, नाम भी याद कर लो, फीमेल एनोफिलीज, जो कि हमारे ब्लड पे डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए, जो तुम्हारे खून से डिराइव करती है वो। समझ आई? इसलिए वो अपनी बॉडी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, सो हमने सी को 4 से मैच कर दिया, और अब हम आखिरी में बचा डी, दैट इज अनीमिया, जो कि मैच होगा किससे, ये रहा, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, तो D3। अब अनीमिया क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, so anemia, it is a nutritional deficiency disease। क्या बोला मैंने, ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज समझते हो क्या होता है? बेसिकली वो डिजीज जो हमको न्यूट्रिशन की कमी से हो रही है ना, आपने खाना अच्छे से नहीं खाया, उसकी कमी से जो बीमारी तुमको हो रही है, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इसमें कौन सा कंपोनेंट अपन कम लेते हैं डाइट में, तो ये हमें आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। अगर आप अपने खाने में आयरन कम खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन कम मिलेगा तो हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा। क्या होगा? इट रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर हमारी बॉडी में कम बनेगा तो भाई बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हमें अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला सिम्टम होता है कि इंसान को बहुत जल्दी थकान होने लग जाती है। थकान का मतलब है हर छोटे छोटे काम में थक रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं भाई? ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही तो एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ, और अब आंसर मैच करो। ए का 2, ये दोनों तो यही कैंसिल हो गए। आ जाओ, ए का 2 ये लो, ए का 2 B1 C4 D3 ये लो। सो 2 will be the correct answer for this question। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following pairs of causative agent and type of disease are correct? आपको बताना है causative organism और उससे फैली हुई बीमारी। तो हमें पहले देखना पड़ेगा। पहला causative organism है लेशमानिया। तो मैं लिख के बताती हूँ, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लेशमानिया से होती है बीमारी काला अजर, काला अजर, ठीक है। और इसको फैलाने का काम है ना, फैलाने का काम बेसिकली अपन का, ये जो लेशमानिया है इसको फैलाने का काम करता है सैंड फ्लाई, ठीक है। तो सैंड फ्लाई इसको इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे रखा है स्लीपिंग सिकनेस, तो इसको हटा दो क्योंकि लेशमानिया काला अजर करती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइपेनसोमा। ट्राइपेनसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है। ट्राइपेनसोमा जो है बेसिकली इट इज अ प्रोटोजोआ जो कि स्लीपिंग सिकनेस करता है, और स्लीपिंग सिकनेस में इंसान नाम से पता चल रहा है सोते सोते ही
चला जाता है भाई, उसका बेसिकली ओवरऑल नर्वस सिस्टम हाईजैक हो जाता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजीज उसने क्या दी है, ट्राइपेनसोमा, जो कि क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, और इसको फैलाने का काम करती है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, इसका टी साइलेंट होता है इसलिए अपन इसको सीसी फ्लाई बोलते हैं, वरना टेस्टिस फ्लाई बोले, है ना, इट इज सीसी फ्लाई। ओके नेक्स्ट आओ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आओ नेक्स्ट पे, नीमाटोड एलिफेंटियासिस, देखो एलिफेंटियासिस जो है बेसिकली ये नीमाटोड कॉज करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बोला। नीमाटोड कौन होते हैं, वॉर्म्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात बोली इसने तो, ठीक है, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट आओ, स्टेफिलोकोकस एक्ने, जो एक्ने का प्रॉब्लम होता है ना, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं लोगों को, तो उसमें ये बैक्टीरिया बड़ा इन्वॉल्व रहता है एक्ने कॉज करने के लिए, जो कि कौन है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, यानी कि 2 और 4 सही है। आओ इधर देखो, 2 और 4, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर से मेजॉरिटी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा बीमारियों के बारे में पढ़ लो, थोड़ा बीमारियों का ये डेटा याद रखो कि भाई कौन सी बीमारी बैक्टीरिया कर रहा है, कौन सी डिजीज वायरस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड जेनर्स कंट्रीब्यूशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, अपन ने अभी पढ़ा था, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करवा दिया, इतनी बढ़िया खोज की उन्होंने, वैक्सीन को खोजा, ठीक है। सो फर्स्ट वैक्सीन का डिस्कवरी भी एडवर्ड जेनर को ही जाता है, ठीक है। आओ, his proposition that smallpox had possibly spread throughout the world from India and China, ये बोल रहा है कि भाई इंडिया एंड चाइना, मैं आपको बता दूं स्मॉल पॉक्स इंडिया और चाइना का ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से सुनना, his proposition that smallpox had possibly spread throughout the world, ये कहना चाह रहा है इंडिया और चाइना से फैलना शुरू हुआ था और पूरे देश विदेश सब जगह पे फैल गया स्मॉल पॉक्स, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आगे आओ, His discovery of transformation procedure, उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के बारे में पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर ना थोड़ा बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है, सो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट आओ, His finding that rubbing of the skin crust of smallpox victim on the arm of a healthy person would develop resistance against smallpox, इसका मतलब है अगर आप किसी इंसान जिसको स्मॉल पॉक्स हो रहा है उसका कोई ब्लिस्टर फोड़ के किसी हेल्दी इंसान के रगड़ दो तो उसको बेसिकली अपन इम्यूनिटी जनरेट करवा सकते हैं, यही लाइन बोल रहा है वो। हिज फाइंडिंग दैट रबिंग ऑफ स्किन क्रस्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्किन क्रस्ट का मतलब है उसका ब्लिस्टर, आपको पता है ना स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इन सब में छोटी छोटी सी फुंसियां हो जाती है पानी से भरी हुई, मतलब पानी नहीं वो ऐसा लगता है पानी से भरी हुई फुंसियां, सो दोज आर कॉल्ड एज ब्लिस्टर्स। तो बोल रहे ऑन द आर्म ऑफ अ हेल्दी पर्सन, किसी हेल्दी इंडिविजुअल पे डाल दो, वुड डेवलप रेजिस्टेंस, यानी कि आप इम्यूनिटी डेवलप कर लोगे, तो ऐसा भी नहीं बोला था उन्होंने। आगे आओ, हिज फाइंडिंग दैट द काउ पॉक्स इन्फेक्शन प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ये पता किया था कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जितने भी लोगों को काउ पॉक्स हुआ है उनको जब काउ पॉक्स हो चुका है तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। इसका रीजन मेनली क्या देखा गया, उन्होंने बहुत सर्च किया कि क्या रीजन है, तो उन्हें ये ग्रेजुअली पता चला कि जिन को स्मॉल पॉक्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस नहीं है, और जितने लोगों को काउ पॉक्स हो चुका है उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है जिसके कारण उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। यहां से डेवलप हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीजेस दैट स्प्रेड बाय वेक्टर सच एज मस्कीटो आर, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि मच्छर के थ्रू फैल रही हैं, ठीक है, या मच्छर उन्हें फैलाता है। ओके, ध्यान से देखना, वेक्टर वर्ड आया है, दो वर्ड होते हैं, ध्यान से सुनो, एक होता है कैरियर और एक होता है वेक्टर, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है देखो, कैरियर वो होता है जो कि कैरी करता है, जैसे कि मक्खी, जैसे कोई भी किसी का फीकल मैटर है, मक्खी उस पर बैठती है आके, ठीक है, बैठी, ओके, बैठने के बाद वो उठ के कहीं और खाने की चीजों पे पहुंच जाती है, सो वो सिर्फ यहाँ पे पड़े हुए ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से यहाँ भेज रही है, तो सिर्फ कैरी कर रही है अपनी बॉडी पे चिपका के, ठीक है। बट मस्कीटो ऐसा नहीं करता। मस्कीटो बेसिकली क्या करता है, आपसे ब्लड, बेसिकली आपका ब्लड सक कर रहा था, जैसे ये किसी का हाथ है, उस पे इस मस्कीटो ने ब्लड सक करना शुरू किया, ये लो मस्कीटो ने ब्लड सक किया,
तो मस्कीटो ने बॉडी में उस ऑर्गेनिज्म को लिया है और आधी लाइफ साइकिल उसकी बॉडी में रन करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये मच्छर है, ये मैं हूं। मच्छर ने डेफिनेटली मुझसे ब्लड सक किया, तो मुझसे ब्लड उसने लिया, उसकी बॉडी में भी प्रोटोजोआ गया यानी कि प्लाज्मोडियम गया। प्लाज्मोडियम ने उसकी बॉडी में भी आधी लाइफ साइकिल करी और फिर वापस से एक हेल्दी इंसान के आगे अंदर आकर आधी लाइफ साइकिल कर रहा है। तो दोनों को यूज कर रहा है प्लाज्मोडियम, इसको भी यूज कर रहा है, मुझे भी यूज कर रहा है। बट दिक्कत इतनी कि मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अपन को पहुंचाता है। ठीक है, सो ये वेक्टर वर्ड का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी लाइफ साइकिल रन कर रही है। बात समझ आई? कैरियर सिर्फ बॉडी पे चिपका रहा है और वेक्टर लाइफ साइकिल कंप्लीट करा रहा है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों वर्ड्स में। आओ नेक्स्ट आओ। सो हमें वेक्टर के बारे में दिया गया, यानी कि इन दोनों ही डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स में, ये जो दो डिजीजेस दे रखी हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो आधी लाइफ साइकिल मच्छर के अंदर कर रहा है और आधी हमारे अंदर। चलो आओ देखो, मच्छर से रिलेटेड है। चलो नीचे से शुरू करते हैं। काला अजर, अभी मैंने तुम्हें बताया था सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। ठीक है, सैंड फ्लाई इसको बेसिकली इधर से उधर पहुंचा रहा है, तो भाई मच्छर का तो कोई रोल ही नहीं है। आओ नेक्स्ट, सार्स, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो बीमारी है ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर देती है पूरा भयंकर तरीके से। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एड्स है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है। ठीक है, और वायरस इसको इधर से उधर कॉज कर रहा है। इसके लिए हमें कोई मच्छर की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट ऊपर लिख रहा है एड्स। ऊपर जो एड्स है, एड्स में मच्छर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एड्स इज अगेन कॉज्ड बाय वायरस और वायरस इधर से उधर पहुंच रहा है, तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से जा रहा है। कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट टचिंग वाला कॉन्टैक्ट, नो, इधर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, तो इस तरीके से वो फैल रहा है। तो इसमें मच्छर की कोई जरूरत नहीं, तो एड्स में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मच्छर की। ठीक, तो ये ऑप्शन भी वैसे भी हट गया। और सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। ये बातें नोट कर लेते हैं अपन, इससे रिलेटेड भी। एड्स के बारे में भी ये बात अपन लिख लेते हैं पहले कि एड्स का अपन को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सारे जितने भी हैं फर्स्ट लेटर उनसे चारों वो बन जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको करने वाला ऑर्गेनिज्म एक वायरस होता है जिसको हम HIV बोलते हैं। ठीक है, HIV क्या फुल फॉर्म है इसकी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नाम से पता चल रहा है इंसान की इम्यूनिटी कम करने वाला वायरस। तो ये हमारी इम्यूनिटी कम कर देता है, तो ये वायरस डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसके कारण लोग बेचारे दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं। ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। एक और बात पता होनी चाहिए कि इसको फैलाने के लिए या तो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होता है या सीमेन हमें पता है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू ही सीमेन ट्रांसफर होता है। तो ये दोनों चीजें इसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। ठीक है, अब आओ एड्स में यहाँ पे कहीं से कहीं तक मच्छर दिखा तुमको? नहीं, चलो तो हटा दो। सिफिलिस से रिलेटेड तुम बात याद रखना, ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है एंड अगेन दिस इज अ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ये पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑप्शन इधर की साइड देखो, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस याद रखना है एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आपके TB जिसको बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स या अपन कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में अभी अपन जान चुके हैं, ट्राइपेनसोमा इसे कॉज कर रहा है, CC फ्लाइज को फैला रहा है, तो मच्छर इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं, हटा दो इसको भी। अब आओ नेक्स्ट, इंसेफेलाइटिस एंड मलेरिया। इंसेफेलाइटिस इज कॉमनली पॉपुलर एज जैपनीज इंसेफेलाइटिस और ये बीमारी में भी वायरस फैलता है, वायरस के थ्रू इधर उधर चलता है, बट इसमें मच्छर का रोल होता है, मच्छर इसको फैलाता है इधर उधर। ठीक है, सो इंसेफेलाइटिस वायरस को, मच्छर इधर उधर फैलाता है। और मलेरिया तो अपन को पता ही है, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अपार्ट जितनी भी बातें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की वो सारी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The causative agent of the disease sleeping sickness in human being is an। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्लीपिंग सिकनेस का causative organism कौन है?
ट्राइपेंसोमा, इट इज ट्राइपेंसोमा, ठीक है। फैलाता कौन है, सीसी फ्लाई। ये सारी बातें बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो अब देखो मैं बता दूं आपको, ये बेसिकली आपकी कह सकते हैं हमारी, चलो ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, समझाने से बेटर ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंट्रासेल्युलर पैरासाइट फाउंड इन आरबीसी, तो इसका आरबीसी से कोई रिलेशन नहीं होता, हटा। नेक्स्ट आओ, एक्स्ट्रा सेल्युलर पैरासाइट फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ये जो पैरासाइट है वो तुम्हारे ब्लड में होता है और ब्लड में भी प्लाज्मा कंपोनेंट में होता है, और प्लाज्मा में है तो इसलिए एक्स्ट्रा सेल्युलर बोल दिया। एक बार वापस समझेंगे, क्योंकि ये सेल के बाहर है इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर बोला गया, और सेल के बाहर कौन सी जगह पे है, ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो डेटा क्या क्या याद रखने हैं, ये आपके किसी पर्टिकुलर सेल में नहीं जा रहा इसलिए एक्स्ट्रा सेल्युलर है। दूसरा कहां पर है, ब्लड में है, ब्लड के भी कौन से पार्ट में है, प्लाज्मा में, ठीक है। सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आओ चलो नेक्स्ट, अच्छा आगे भी देख लो। इंट्रासेल्युलर कभी होता नहीं है, डब्ल्यूबीसी से इसको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आओ, एक्स्ट्रा सेल्युलर तो होता है बट ये प्लेटलेट की सरफेस से चिपकता नहीं है, इसलिए 3 और 4 ऑप्शन गलत है। चलो आओ नेक्स्ट आओ, ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो मैंने आपसे कहा था आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज किससे हो रही है, तो अपन देखते हैं। पहली है डिप्थीरिया, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसको हटाओ। चलो फिर फिलियारिसिस, फिलियारिसिस बेसिकली यहाँ पे अपन के फिलेरियल वॉर्म के थ्रू होता है। नेक्स्ट आओ, लेप्रेसी अगेन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है। तो उसने आपसे ये पूछा इनमें से कौन सी वायरस के थ्रू हो रही है, सो इन्फ्लुएंजा विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। हमने पढ़ लिया एड्स का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे आओ, among the following which one is not a mode of transmission of HIV। इनमें से कौन से पॉइंट में ऐसी गलत बातें लिख रही है कि HIV इनसे नहीं फैलता। आओ पढ़ते हैं। पहला है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, मैंने आपको बता दिया कि बॉडी फ्लूइड्स से फैलता है, ब्लड एंड सेमिन कॉमन मीडियम है जिनसे ये फैलता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इससे तो फैलता है। किसी इंसान को अगर HIV है, HIV तो नहीं एड्स है, अगर उसका ब्लड किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जाता है तो उसको भी एड्स हो जाएगा, तो इसलिए ब्लड में HIV टेस्टिंग कराना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। आगे आओ, शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, सपोज बहुत सारे लोग जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में देखो किसी को किसी की शक्ल से पता नहीं होता कि किसी को एड्स है। अब किसी ने कोई इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंसर्ट किया और उसी इंजेक्शन को दूसरे इंसान ने भी ले लिया, तो अगेन ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो गया, क्योंकि एक इंजेक्शन एक इंसान के अंदर गई तो भाई ब्लड से कांटेक्ट में, तो क्या पता उसकी नीडल में ही वायरस आ जाए और इससे दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को फैल जाए। तो नीडल कभी भी एक दूसरे के यूज नहीं करते, तभी तो अपन जितने भी इंजेक्शन लगवाते हैं अपन कौन सी इंजेक्शन यूज करते हैं, डिस्पोजेबल, ताकि एक बार यूज किया और फेंक दिया। सो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। चलो आओ नेक्स्ट आओ, शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, आप किसी से हाथ मिलाओ और आपको एड्स हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, सो ये गलत पॉइंट है। आगे आओ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे सेमिन ट्रांसफर होता है तो फ्लूइड कॉन्टैक्ट हो गया, अगेन इससे फैलता है। सो इनमें से कौन से मेथड से नहीं हो रहा, सी से नहीं हो रहा, और यहाँ पे उसने यही पूछा कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि गलत है, तो सी विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gland is large sized at birth but reduces in size at aging। अब ये बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि ये जो ग्लैंड है पर्टिकुलरली इम्यूनिटी से रिलेटेड है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक है हमारा, इसलिए रिलेटेड है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, चारों ग्लैंड्स तुमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ रखे होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपन पढ़ चुके इनको, है ना, अपन पढ़ चुके इनको। अब वो बोल रहा है लार्ज साइज होता है बर्थ के टाइम पे, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब तो उसके अंदर एक ग्लैंड बड़ा होता है, बट जैसे जैसे वो ग्रोन अप चाइल्ड बनने लग गया, चाइल्ड से फिर अडल्ट बनेगा, अडल्ट से फिर बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होते होते इसका ये ग्लैंड बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है, देखो पीनियल ग्लैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पीनियल ग्लैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पिट्यूटरी ऐसा कुछ नहीं होता, पिट्यूटरी मस्त तुम्हारी बॉडी संभालता रहता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज रिवाइज करते जाओ, पीनियल का रिलेटेड तो अपना था नहीं, पिट्यूटरी से रिलेटेड अपना GH था, पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आगे आओ, थाइमस, थाइमस आंसर है, सुनो,
थाइमस जो होता है बेसिकली जब इंसान होता है, छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसका थाइमस ही श्रिंक कर जाता है, और थाइमस का काम होता है तुम्हारी बॉडी में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो तुम खुद इमेजिन करो कि आपका थाइमस बड़ा यानी कि इम्यून सिस्टम बढ़िया है। जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है इंसान, होनी बूढ़े इंसान को बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका थाइमस श्रिंक कर जाता है। ओके, सो फंक्शन क्या है इस थाइमस का? इट इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। चलो, तो अपना करेक्ट आंसर आ चुका है थाइमस, सी। फिर आगे देख लो एक बार, थायराइड। थायराइड का कोई रिलेशन नहीं होता, थायराइड जैसा था वैसा ही रहता है, ऐसा कोई श्रिंक नहीं होता। तो थायराइड रिलीज क्या करता है? याद करो, थायरॉक्सिन रिलीज करता है, इट रेगुलेट्स योर बीएमआर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following factors affect human health? इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि एक इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? आओ देखते हैं। पहला है इन्फेक्शन। क्या इन्फेक्शन तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट करते हैं? सोचो, बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन होते हैं इंसान को। कभी कभी इन्फेक्शन लंबे भी चल जाते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, तो ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। येस, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। नेक्स्ट आओ, साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? जो आपका डीएनए, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में ये रहा तुम्हारा डीएनए, ये रहा अपना डीएनए। डीएनए के अंदर ना कुछ कोडिंग्स होती हैं, ये जो डीएनए है इसके अंदर कोडिंग्स होती हैं। जो कोडिंग्स होती है उसमें कभी कभी कुछ छोटा सा चेंज आ जाता है, बट वो इतना माइन्यूट चेंज है, इतना ज्यादा माइन्यूट चेंज है कि उसने आपकी बॉडी में कुछ खासा इफेक्ट नहीं डाला। इसलिए हम उसे बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। देखो, अगर ऐसे नॉर्मली आपके जेनेटिक कंटेंट में बदलाव होता है तो काफी सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बट वो बोल रहा है साइलेंट, तो कुछ ऐसा चेंज आया जिसका कोई खासा इफेक्ट ही नहीं पड़ा। ओके, सो साइलेंट म्यूटेशन डज नॉट कॉजेज एनी चेंज इन योर बॉडी। ठीक है, आओ नेक्स्ट आओ, लाइफस्टाइल। क्या लाइफस्टाइल तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। एक इंसान बढ़िया अच्छा हेल्दी डाइट लेता है, अच्छी योगा वोगा करता है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेस फ्री रह रहा है, सब बढ़िया चल रहा है उसकी लाइफ में, तो वो हेल्दी रहेगा। वहीं एक इंसान खाना ढंग से नहीं खाता है, एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसकी बॉडी खराब हो जाएगी। सो आपकी लाइफस्टाइल आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। सो बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट आओ, जेनेटिक डिसऑर्डर। बिल्कुल सही बात है यार, जेनेटिक डिसऑर्डर तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा क्या? किसी भी इंसान को बेचारे को सिकल सेल अनीमिया है, किसी को हीमोफीलिया है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, क्या उसकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। सो जेनेटिकल डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? जो आपने बाय बर्थ आपके अंदर हो, जो आपने अपनी मम्मी पापा से लिए हो। क्यों आप अपने मम्मी पापा से ले रहे हो बीमारियां? क्योंकि भाई तुम जेनेटिक कंटेंट ले रहे हो, आधा पापा से जेनेटिक कंटेंट आ रहा है, आधा मम्मी से जेनेटिक कंटेंट आ रहा है। उस जेनेटिक कंटेंट में कभी कभी कुछ गड़बड़ भी आ जाती है, और अगर तुम गड़बड़ ले लेते हो तो तुम्हें जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, सो ये बाय बर्थ होता है इंसान को। सो अगेन इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो अपने इस आंसर के अकॉर्डिंग 1, 3 एंड 4 अफेक्ट्स योर हेल्थ। आओ देखो, 1, 2 एंड 4 हटा दो, 1 एंड 2 हटा दो, 1, 3 एंड 4, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pair contain an infectious and an non-infectious? यानी कि एक तो तुमको आगे वाली infectious ढूंढनी है, पीछे वाली नॉन इन्फेक्शियस। तो पहले अपन को पता होना चाहिए इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है। देखो, इन्फेक्शियस जो फैल जाए, इट ट्रांसफर्स इट, या लिखने की जगह में तुम्हें डायग्राम से बता देती हूँ, रुको। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको ये बीमारी हो रही है, ठीक है। अगर ये किसी हेल्दी इंडिविजुअल को ये बीमारी फैला दे तो ये इन्फेक्शियस बीमारी है, ठीक है। एक दूसरी बीमारी भी होती है जो कि एक इंसान को हो तो रही है बट वो दूसरों को फैलाता नहीं है, वो दूसरों को फैला नहीं सकता, ऐसी बीमारी होती है नॉन इन्फेक्शियस, जिसको हम प्यार से एक और टर्म देते हैं। इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज, एंड नॉन इन्फेक्शियस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलो एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। कम्युनिकेबल में आ गया, तुम्हें सर्दी जुकाम हो रहा है, कोल्ड एंड कफ है ना, कोल्ड एंड कफ वाले इंसान के साथ बैठ जाओ, तुम्हें भी कोल्ड एंड कफ हो जाएगा, तो ऐसी बीमारी हो गई कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, किसी इंसान को बेचारे को कैंसर हो रहा है तो उसको ही रहेगा, तो अपन को थोड़ी ना कैंसर अगले दिन हो जाएगा, बिकॉज कैंसर ऐसे ट्रांसफर नहीं होता एक दूसरे को, ठीक है। सो ये नॉन इन्फेक्शियस हो गई। आओ जरा एक देखते हैं, नजर डालो इन सारी बीमारियों पे।
देखो, पहली है टाइफॉइड, दूसरी है एड। तो भाई टाइफॉइड भी फैलती है, ठीक है। टाइफॉइड फैलने का मेन रीजन है गंदा पानी। ऐसा नहीं है टाइफाइड वाला, जिस बंदे को टाइफाइड है ऐसा नहीं वो हाथ लगाएगा दूसरों को, है ना। टाइफाइड बिलोंगिंग से फैल जाती है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। अब सपोज करो किसी को टाइफाइड हो रहा है, उसके बैक्टीरिया तो बॉडी के आस पास या उसकी बिलोंगिंग्स में बैक्टीरिया होगा, तो वो तो इजीली स्प्रेड हो रही है ना। सिंपल सी बात है ना। अगर किसी को टाइफाइड हो रहा है तो उसके बॉडी के आसपास, उसकी बिलोंगिंग्स में, उसके टाल में, उसके कंगे में, उसके चद्दर में, सब में बैक्टीरिया तो होगा ना, तो इट कैन स्प्रेड। सो दिस बीमारी इज इन्फेक्शियस और ये गंदे पानी के थ्रू भी फैलती है। ओके, सो दिस इज इन्फेक्शियस। इसमें लिख लेते हैं अपन आई मतलब इन्फेक्शियस। सो दिस इज इन्फेक्शियस एंड दिस एड्स। अब ध्यान से सुनो, एड्स बेसिकली देखा जाए तो एड्स हाथ लगाने से तो नहीं फैल रही, ठीक है, बट ऐसे तो फैल रही है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैल रही है, तो ये फैल तो रही है, ठीक है। इन्फेक्शियस नहीं है बट यस इट कैन स्प्रेड। सो ये भी स्प्रेड होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के कैटेगरी में आ गई। ओके, अबाउट नेक्स्ट एड्स एंड कैंसर। ध्यान से देखो, एड्स स्प्रेड हो रहा है, कैंसर किसी को स्प्रेड नहीं हो सकता। आओ आगे देखते हैं। निमोनिया एंड मलेरिया। निमोनिया स्प्रेड हो सकता है, मलेरिया भी स्प्रेड होता है, बट ध्यान सुनना, मलेरिया दो इंसान में ऐसे हाथ लगाने से नहीं फैलता। जैसे किसी को मलेरिया हो रहा है तो आप उसको हाथ लगा लोगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, नहीं। इन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करता है मच्छर, ठीक है। मच्छर का बड़ा रोल होता है मलेरिया के अंदर। सो मलेरिया ऐसे डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता। ओके, आवर नेक्स्ट कैंसर एंड मलेरिया। कैंसर किसी को स्प्रेड नहीं होता और मलेरिया के लिए मच्छर चाहिए। अब मैंने सारी बात बता दी, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। वो कह रहा है एक तो इन्फेक्शियस होनी चाहिए और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस होनी चाहिए। अब तुम सारों के चारों में आगे देख लो, ये इन्फेक्शियस है, ये भी फैलती तो है, तो इन्फेक्शियस की कैटेगरी होगी। ये भी इन्फेक्शियस है, कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, तो डी को तो ऑप्शन अपन ऐसे हटा लेते हैं। ओके, अब आपने देख ली दूसरी वाली जो कि नॉन इन्फेक्शियस होनी चाहिए। सो एड्स ऐसे तो नहीं फैल रहा बट है तो सेक्सुअली ट्रांसमिट, तो ये भी कोई इन्फेक्शियस कैटेगरी में ही आना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हट गया। आओ एड्स एंड कैंसर। कैंसर किसी को एक दूसरे से नहीं फैलता, ये इंडिविजुअल ही डेवलप करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। इनमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया के कारण होती है? आओ देखो, डायसेंट्री ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। आगे आओ, मलेरिया। मलेरिया तो बेसिकली प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है, तो ये लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है, ठीक है। आगे आओ, प्लाग बेसिकली ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, दांतों में, ठीक है। सो ए एंड सी दोनों से ही हो रहा है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आओ नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी बीमारियों का सेट है जिसमें सारी बीमारियां बैक्टीरिया के थ्रू हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन को पता होना चाहिए। देखो, पहली है टिटनस, दूसरी है ट्यूबरक्लोसिस, तीसरी है मीजल्स। तो देखो, टिटनस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, देन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बट मीजल वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय वायरस। आगे आओ, डिफ्थेरिया बैक्टीरिया से होता है, लेप्रेसी बैक्टीरिया से होता है और प्लाग भी बैक्टीरिया से होता है। आगे तुम्हारा सेट बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ये लो, बी अपना करेक्ट आंसर है। फिर भी अपन आगे की बीमारियां भी देख लेते हैं। कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मम्स वायरस से होता है। ये लो, ये तो तीनों गड़बड़ हो गए, ठीक है। आओ आखिरी पे, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मम्स वायरस से होता है और पोलियो भी वायरस से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ये तीनों बीमारियां। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। देखो, दो कॉमन टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। ए वाला तो गंदे पानी, जिसको अपन कॉमनली जॉइंडिस बोलते हैं, गंदे पानी गंदे खाने वगैरह से फैलता है। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज की कैटेगरी में आता है। चलो आओ नेक्स्ट। मतलब ऑप्शंस मैंने बता दिया क्या होने चाहिए। स्नीजिंग, मतलब खांसने और छींकने से कोई हेपेटाइटिस नहीं फैलता, इससे तो सिर्फ कोल्ड एंड कफ फैलता है। कोल्ड एंड कफ ये हटा दो। नेक्स्ट आओ, फीमेल एनोफिलीज से भाई मलेरिया फैलेगा, हेपेटाइटिस नहीं फैलेगा। आओ, कफिंग, कफिंग से कोई संबंध नहीं है हेपेटाइटिस का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो
सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के केस में अपन ने इसको डाला, क्यों? क्योंकि ये सेमेन से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होता है, और बॉडी फ्लूइड के केस में अपना एक फ्लूइड तो सेमेन है और एक ब्लड है, तो क्या ये सही हो गया? बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो अगर कोई अफेक्टेड बंदे का ब्लड डाल दोगे तो भाई दूसरे वाले इंसान को भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन? जो भी वैक्सीन बनती है उसमें आप किस फॉर्म का ऑर्गेनिज्म लेते हो? देखो, पहली बात तो देखो, जब भी वैक्सीन बनाई जाती है तो अपन जो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिज्म ले रहे हो तो उसको आप जिंदा कंडीशन में नहीं ले सकते। जिंदा कंडीशन में जाके तो वो तुम्हारे अंदर बीमारी फैला देगा, तो हम हमेशा उसको लेते हैं। अगर आप उसे लाइव कंडीशन में ले रहे हो तो उसको बहुत ही वीक कर देंगे, आप बिल्कुल बेचारा सा बना देंगे उसको, ताकि हमारी बॉडी में जिंदा रहकर भी हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। या बेस्ट है आप उसको डेड फॉर्म में ले लो, ताकि डेड क्या होता है, डेड फॉर्म में जब तुम उसे बॉडी में लोगे ना तो तुम्हारी बॉडी को लगेगा ओ सच में कोई आ चुका है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको भी मतलब समझ लेता है फॉरेन पार्ट आया है, तो वो नहीं जानता है जिंदा है या मरा हुआ है, बट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे देती है। सो चाहे आप उसे डेड फॉर्म में लें, चाहे आप उसे वीक लाइफ फॉर्म में लें, बट आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी। बट यही तुम उसको लाइफ फॉर्म में ले लो बिना वीक करे, तुम बीमार पड़ जाओगे। चलो, क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आप किस फॉर्म में पैथोजन को लोगे वैक्सीन में। पहला वो बोल रहा है एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजन। भाई स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो बीमारी हो जाएगी, फिर वैक्सीन थोड़ी, फिर तुम्हें बीमारी हो जाएगी, हटाओ ये ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजन एंटीजन। आप उसको इनएक्टिवेटेड या डेड फॉर्म में लोगे ताकि वो तुमको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। सो ये रहा आपका करेक्ट आंसर आ गया। थर्ड भी पढ़ ही लेते हैं अपन, हाइपर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजन, मतलब स्ट्रॉन्ग और हाइपर एक्टिव और है, तो हमें मरना थोड़ी है जैसी वैक्सीन लेंगे, तो ये ऑप्शन भी हटा दो। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का मतलब है आपने पहले से बनी हुई एंटीबॉडी ले ली। अच्छा, दो वर्ड का मतलब यहाँ पे सीख लो। एक वर्ड है एंटीजन। देखो, हम जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाते हैं ना, सो इनको हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एंटीजन, ठीक है। और जो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट बनाती है लड़ने के लिए, वो है एंटीबॉडीज। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो ये हमला करने के लिए लेकर आते हैं ये, ठीक है, इससे लड़ाई होती है, रुको, ये भी लड़ने के लिए लेकर आते हैं एंटीजन, और हमारी बॉडी लड़ने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये हमारी बॉडी ने बनाया एंटीबॉडीज, ऐसा, मतलब इतना गंदा नहीं होता, इसका अच्छा सा डायग्राम बनाते हो, रुको। हमारा एंटीबॉडी ऐसा सा होता है, ओके। सो ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी, ये हमने बनाया एंटीबॉडी, एंटीजन बाहर से आया हुआ है, ठीक है। सो वो यही बोल रहा है, जहां जहां एंटीजन आ रहा है ना, तो तुम समझ जाओ कि ये बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और एंटीबॉडी यानी कि अपन ने बनाया। यहाँ पे ले रखा है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी ले ली। तो भाई पहले से बनी हुई एंटीबॉडी लेने का मतलब वैक्सीन तो कतई नहीं होता। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनवाओ, और अगर तुम पहले से ही एंटीबॉडी ले रहे हो तो ये वैक्सीन कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि एक प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक होस्ट होते हैं अपन यानी कि ह्यूमन, और दूसरे होस्ट होते हैं इसके मस्कीटो। बट हमारे अंदर ये अपना असेक्सुअल फेस करता है, समझ रहे हो। हमारी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम धमाधम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पर मच्छर की बॉडी में ये धमाधम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, समझ आया। तो सेक्सुअल फेज मच्छर के अंदर, असेक्सुअल फेज अपने अंदर। चलो, तो ह्यूमन आ गया, वैसे क्लियर कट आंसर आ ही गया अपना कि किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मेल एनाफिलीज मच्छर का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट नेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट नेक्टर, इसको कोई मतलब नहीं है मलेरिया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबिक डाइसेंट्री, जिसको लोग अमीबाइसिस भी बोलते हैं, इज कॉज्ड बाय, ठीक है। अमीबिक डाइसेंट्री बेसिकली हमारे गट से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसके अंदर ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाता है। देखो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पहले देख ही लेते हैं। पहला है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, हालांकि इसका आंसर यही है, फिर भी मैं तुम्हें आगे पढ़ के बताती हूँ। इकोलाई नहीं, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया कॉज करता है, हटा दो। एंड
ट्राइकोफाइटिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा आंसर तो पहला आ चुका है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। अमीबिक डाइसेंट्री, जिसको हम अमीबाइसिस भी बोलते हैं, जिसको कॉज करता है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आकर अपना मतलब खेल दिखाता है। इन शॉर्ट, जैसे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनकी वॉल्स पे बेसिकली अटैक करता है, जिसके कारण क्या होता है ना, वॉल्स से, भाई सिंपल सी बात है ना, ब्लड तो हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में, तो खूब सारे से ना ब्लड निकलने लग जाता है, और इंसान की फीकल मैटर के साथ, जो इंसान का फीकल मैटर होता है ना, उसके साथ खून भी निकलता है, उसके साथ खून भी आता है, प्लस ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका के अंडे हैं ना, जो सिस्ट होते हैं, वो भी निकलते हैं। तो इसके साथ इसके सिस्ट भी निकलते हैं, खून भी निकलता है। तो ये बीमारी हमारे एक तरीके से तुम कह सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन या तुम सिंपली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो मेनली ये बीमारी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या कॉज कर रहा है। थोड़ा आपको आइडिया होना ही चाहिए कि भाई ये बीमारी कम्युनिकेबल है या इन्फेक्शियस है, या नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखो एक और जो डेटा है लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड, बीमारियों को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स बाहर के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, और कुछ फैक्टर हमारी बॉडी के होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर के अंदर वही आ जाएगा, आपका न्यूट्रिशन इंटरनल क्या है, आपका हार्मोन लेवल कितना है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी, ये इंटरनल फैक्टर आ गए। एक्सटर्नल में बाकी हाइजीन एंड सैनिटेशन हो गया, देन आपका सराउंडिंग हो गया, ये सारे फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, सो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। एक जनरल अपन को आइडिया होता भी है कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। ठीक है, मेन तो आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्टली जो इस चैप्टर में है, आप ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सारे जो अपने बुक में ऑर्गेनिज्म दे रखे और उनकी डिजीज पढ़ लेना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, चलो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।